जी भाईजान, कल हमारी डिस्कशन चल रही थी किसके ऊपर? इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही थी। लेसर कौन सा रेट यूज करता है? सिंपल लेसर, इम्प्लिसिट रेट। लेसी को अगर लेसर का इम्प्लिसिट रेट पता हो तो बहुत अच्छा, अगर ना पता हो तो इंक्रीमेंटल। इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं कि इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या होता है, यह कोई तफसील इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। यह बात फिर कभी क्लासों में अप्लाई होगी। डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर रेट यूज करते हैं हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट। हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट। हाँ, मेरे ख्याल से सही है। इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन मुकम्मल होगी है हमारी, और कोई चीज में ऐड नहीं होगी। अब तस्वीर खींचना चाहते हैं तो आप मेरे बगैर तस्वीर खींच सकते हैं। तो अच्छा, ये ना इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, किस तरह कैलकुलेट होते हैं, पीछे क्या वजह होती है, मार्केट रेट और इम्प्लिसिट रेट में क्यों फर्क होता है, ये सारी ना सीए फाइनल की चीजें हैं। ये सारी आपके स्कोप की नहीं है, लेकिन कम से कम ना आपको लफ्ज याद होने चाहिए। तो वो लफ्ज जरा मुझे याद करवा दें दोबारा। सिंपल लेसर कौन सा रेट यूज करते हैं? इम्प्लिसिट रेट। ये इसका टी और ई पता नहीं कहां उड़ गया था। इम्प्लिसिट रेट यूज करता है। लेसी क्या यूज करता है? अब इम्प्लिसिट रेट लेसर वाला यूज करता है, अगर ना पता हो तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। और डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट। कभी सवालों में डिफरेंट रेट आए तो इंशाल्लाह उन दोनों में से हम हायर उठा लेंगे, लेकिन ये सिर्फ किस केस में? अच्छा, एक चीज ना भाई क्या टेस्ट कर रहे हैं अजीब तरीकों से मुख्तलिफ टॉपिक्स में, वो चीज बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। मेरे ख्याल से वो मसले वाली बात नहीं है। अब पेपर में सवाल आएगा सिंपल लेसर का, आएगा मार्केट रेट दे देगा और इम्प्लिसिट रेट भी दे देगा। अब मार्केट रेट को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि सर ने बताया था इम्प्लिसिट रेट है, बस खत्म बात। तो असूल ये याद रखें कि कौन से रेट यूज करने हैं। अब इनके अलावा अगर पेपर में कोई रेट दे दें वो परेशान करने के लिए दे रहा हूं। हाँ, अगर डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल है, सिंपल लेसर का सवाल ना है। सिंपल लेसर कौन था? बैंक था, लीजिंग कंपनी थी। अगर डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल है तो क्या करें? डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर पेपर में पता कैसे चलता है? दो बातें, या तो लिखा होता है डीलर है या मैन्युफैक्चरर है। अगर ये भी स्किप हो जाए तो अगली बात, उस सवाल में कॉस्ट और सेल प्राइस अलग अलग दी होती है। इसमें कॉस्ट और सेल प्राइस अलग अलग नहीं दी होती थी। इसमें लिखा होता था बैंक ने एसेट परचेज कर लिया, बस। इसमें कॉस्ट और सेल प्राइस अलग अलग दी होती है। यहां से पता चल जाता है किसका सवाल है, बोलें डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर का। क्लियर? ओके, ये पहली बात होगी। अगली बात, हाँ ठीक है, आज वाले नोट्स निकालें। हो गए? ऑन हो रहे? अच्छा ठीक, इधर से नजर आ गया आपको ऑन हो रहे? कल या परसों जूम के सेशन में किसी स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा है, तो उसके सवाल का जो है वो जवाब मैं देने लगा हूं। डेट और इंस्टॉलमेंट, और ये लीज है लेसर की ऑपरेटिंग लीज। लीज कौन सी है? लेसर की ऑपरेटिंग लीज। फर्ज करें जी प्रोजेक्टर पे मैं पढ़ा नहीं रहा इस वक्त। अच्छा, उधर प्रोजेक्टर भी बंद हो गया, ठीक है, चलो पॉज कर दो फिर। अच्छा जी, तो ये वाला इनको वापस कर दें। तो मोहतरम सवाल ये है, ये वाला भी ऑन करवा दो ना किसी तरह अबू बकर। सवाल ये है कि लेसर कहता है मैं ऑपरेटिंग लीज में एंटर हुआ हूं और 31 दिसंबर 2008 मेरा जीयर एंड है। अभी मैं सवाल नहीं पढ़ा, स्क्रीन ऑन होने दें। और 31 दिसंबर 9 मेरा जीयर एंड है। लेसर कहता है पहले साल का किराया मुझे आने 10,000, दूसरे साल का किराया आने मुझे 8,000, टोटल किराया कितना आने? 18,000। कैलकुलेटर के बगैर जरा बताएं कमाया कितना? कमाया
9,000 किस बेस पे? स्ट्रेट लाइन बेस पे। क्लियर हो गया? तो अभी तक मैं रेंटल इनकम कैसे निकालता था? ये तो आया था ना, रेंटल इनकम हम निकालते थे 18,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? 2। तो रेंटल इनकम क्या आ गई? 9,000। तो ये तो बिल्कुल आसान बात है, आपसे करते हुए मुझे शर्म आ रही है, तो इसलिए ये करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, तो उस वो ऑनलाइन में किसी ने सवाल ये पूछ लिया था कि आप कह रहे थे कोई वो किसी और तरीके से भी हो सकता है, तो किसी और तरीके से भी हो सकती है ये इनकम। मिसाल के तौर पे सवाल में लिखा हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन पहले साल 30 यूनिट बनाएगी और अगले साल ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 40 यूनिट्स बनाएगी। अब आप मुझे 2008 की और 2009 की इनकम जरा निकालने की कोशिश करवाएं। ये ऑर्गेनाइजेशन पहले साल 30 यूनिट बनाएगी, अगले साल 40 यूनिट बनाएगी। कैलकुलेटर पकड़ें। बिल्कुल बिल्कुल सही, आसान सी कैलकुलेशन है, जल्दी से कर दें। रेंटल इनकम निकाल दें 2008 की और 2009 की। जी 18,000 टोटल मिलने। पहले साल कितने यूनिट बनने हैं? टोटल यूनिट्स 70। तो पहले साल ज्यादा इनकम बुक कर लो या कम इनकम बुक कर लो? और दोनों सालों में मिलना कितना है? 18,000। दोनों सालों में यूनिट कितने बनेंगे? 70। पहले साल में यूनिट कितने बने? 30 और दूसरे साल में 40। अब स्ट्रेट लाइन बेस पे इनकम रिकॉर्ड करें या यूनिट्स प्रोड्यूस बेस पे? और यूनिट्स प्रोड्यूस बेस आपने जो है डेप्रिसिएशन में निकाला हुआ है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर। क्लियर? जवाब क्या आ गया? उमैर भाई को बुलाओ। 77128 आया कमाया, आया कमाया। नोट कर लें। इसका क्वेश्चन मैंने एक बना दिया हुआ है, वो स्क्रीन ऑन नहीं हो रही। आज के नोट्स में क्वेश्चन 1 के नाम से है। वो मैं सवाल आपको सही करवा देता हूं। सवाल अभी अभी बनाया था, 2-3 मिनट में वो सवाल सही करा देता हूं। अच्छा जी, स्क्रीन नहीं चल रही, मैं सवाल पढ़ देता हूं जबानी। बैंक लीज्ड एन एसेट ऑन ऑपरेटिंग लीज। बैंक लीज्ड एन एसेट ऑन ऑपरेटिंग लीज on the following terms. Fair value of asset is 50,000. Lease term is 2 years. Rental of 10,000 and 8,000 will be paid at end of each year respectively. In first year 30 units will be produced and in second year 40 units will be produced. Economic life of asset is 8 years और inception date is 1 January 2008. 1 January 2008 को लीज शुरू हुई है। Prepare journal entries in the books of bank. Q Limited गलती से लिखा हुआ है, ऑनलाइन में नोट सही अपलोड होंगे। Prepare journal entries in the books of bank for the year ended 31 December 8. क्लियर जी? तो एंट्रीज क्या होती हैं ऑपरेटिंग लीज की, किसी को याद हो? पहले एसेट खरीदते हैं, बोलें। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, आया और कमाया। और आखिरी एंट्री कौन सी होती है? डेप्रिसिएशन, डेबिट, अकाउंट डेप्शन। नोट कर लें, ये 4 एंट्रीज होंगी पहले साल। ऑपरेटिंग लीज जरा रिवाइज होगी। एसेट कितने के? 50,000 का। आया कितना? 10,000। कमाया कितना? 771 डेप्रिसिएशन। ओ भाईजान, लेसर लीज टर्म पे नहीं डेप्रिशिएट करता। लेसर किस पे डेप्रिशिएट करता है? यूजफुल लाइफ पे। यूजफुल लाइफ कितनी है? 6 to 50। ये पहले साल की एंट्रीज हैं। उदासी हो जाएगी क्लास आपके बगैर। आपके बारे में बात कर रहा हूं, आपने नहीं जाना। हर आप। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं,
ये जो अगली जुमेरात आ रही है ना, ईद के तीसरा दिन, आप दोपहर को किसी को कहेंगे ना ईद मुबारक, को कहेगा चलो भाईजान निकलो इधर से, कौन सी ईद मुबारक, तीसरा दिन चल रहा है आज, तो आपने प्यार से बोरी बिस्तर उठाने, बैग उठाने और इधर आ जाना है। इधर आपको जुम्मे को बहुत इज्जत दी जाएगी, मैं सीरियसली बता रहा हूं, आपको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। वो ईद के बाद 6 रोजे होते हैं, उसमें ईद के दिन नहीं रखना, दूसरे तीसरे दिन रख सकते हैं, लेकिन इकट्ठे रखना जरूरी नहीं है, पूरे महीने में आपने रखने हैं माशाल्लाह। अच्छा, इधर ले आओ कैमरा। तो ये जी सवाल था हमारा, एसेट की फेयर वैल्यू 50,000 थी, 10 और 8,000 कराया आना था, 30 यूनिट्स थे और बैंक की बुक्स में हमने एंट्री करनी थी। ओके जी मोहतरम, अब मैंने डिस्कशन में लिखा हुआ है डिस्क्लोजर ऑफ लेसी और डिस्क्लोजर ऑफ लेसर, लेसी के डिस्क्लोजर और लेसर के डिस्क्लोजर। निकालें जी किताब का पेज 42 और 43। डिस्क्लोजर ऑफ लेसी, सिर्फ आपने 5 से 7 मिनट देनी है अटेंशन से, डिस्क्लोजर सारे खत्म हो जाएंगे, कोई इसमें कमाल चीज नहीं है और आसान सी चीज है। पहले जरा लेसी की अकाउंटिंग रिवाइज करा दें। लेसी की जो नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, पेज नंबर 42, लेसी की जो नॉर्मल अकाउंटिंग होती है उसमें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन आ रहा होता है और बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी आ रही होती है, और जो शॉर्ट टर्म लीज इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन आ रहा होता है, लीज लायबिलिटी और राइट ऑफ यूज आ रहा होता है, इंटरेस्ट पेबल आ रहा होता है। और जो शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट होता है उसमें रेंट एक्सपेंस नजर आ रहा होता है P&L में, और बैलेंस शीट में रेंट प्रीपेड या पेबल आ रहा होता है। तो लेसी ने ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है अपनी लीजेस के बारे में, जो कि सिंगल नोट बना सकती है पूरा, अगर नोट पूरा नहीं बनाना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं भी ये डिस्क्लोज कर दें। ताहम लेसी नीड नॉट डुप्लीकेट द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड एल्सवेयर। कहीं और अगर वो इंफॉर्मेशन आ रही है तो 2 जगह डालने की जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन P&L में नजर आ रही है तो कहीं और डेप्रिसिएशन दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। तो इफ दैट इंफॉर्मेशन इज इनकॉर्पोरेटेड बाय क्रॉस रेफरेंस इन द सिंगल नोट, अगर नोट में नीचे क्रॉस रेफरेंस देके कहीं और आपने डाल दिया है तो उसको डबल जगहों पे डालने की जरूरत नहीं है। छोड़ें बताएं इन कहानियों को, मेन बात की तरफ आए। लेसी ने क्या चीज बताना है यूजर्स को? सबसे पहले डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहां बताएगा? डेप्रिसिएशन अलग से नोट बना के बताएगा या P&L में डेप्रिसिएशन नजर आ जाएगी? P&L में नजर आ जाएगी। और लेसी ने क्या बताना है यूजर को? इंटरेस्ट एक्सपेंस बताना है, सौदा सी बातें। और लेसी ने क्या बताना है? शॉर्ट टर्म लीज का एक्सपेंस। बहुत अच्छा लगे भाई ने एक लफ्ज बोला, रेंट एक्सपेंस, आई रियली अप्रिशिएट। तो लेसी ने शॉर्ट टर्म लीज का रेंट एक्सपेंस बताने और लो वैल्यू एसेट का भी। बोले क्या बताने? इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन या रेंट एक्सपेंस? रेंट एक्सपेंस। अच्छा, ऐसी शॉर्ट टर्म लीज एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है जी मेरे ना एडमिन एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस, इसमें मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरीज आ रही हैं, इसमें जो है वो कोई डेप्रिसिएशन आ रही हैं, इसमें आ रहा है रेंट एक्सपेंस। क्या आ रहा है जी? रेंट एक्सपेंस। किसका? शॉर्ट टर्म लीज का। क्लियर? 10 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। शॉर्ट टर्म लीज में एक ऐसी लीज है *2 की जो 1 महीने से भी कम की है, इसको कहेंगे शॉर्टिएस्ट लीज, जो 1 महीने से भी किसकी है। तो इस 0.2 को आप इधर शो ना करो, आप इधर 2.8 शो कर दो, और 0.2 को एक लफ्ज होता था मिसलेनियस एक्सपेंसेस, याद है ना आपको? मिसलेनियस एक्सपेंसेस, चाय बिस्किट पानी का खर्चा, उसमें ये वाला 0.2 डाल दो। 0.2 के अलावा और चाय बिस्किट पानी का खर्चा भी आ रहा होगा, लेकिन ये 0.2 क्या होगा? लेस देन 1 मंथ लीज। आपने 2 दिन के लिए कोई गाड़ी किराए पे ले ली, लेस देन 1 मंथ लीज, तो कहते हैं इसके डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। कहीं बीच बीच में किसी जनरल एक्सपेंसेस में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दो, कहता है आई डू नॉट बॉदर। पहले मैं अंग्रेजी पढ़ लूं फिर आप नोट कीजिएगा।
दिस एक्सपेंस नीड नॉट इंक्लूड द एक्सपेंस रिलेटिंग टू लीज विद अ लीज टर्म ऑफ 1 मंथ और लेस। अगर बहुत ही शॉर्ट लीज है तो कहते हैं मेरी नजर में डिस्क्लोजर की भी जरूरत नहीं है, P&L के मुंह पे शो करें, ना 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 ना, कहीं भी बीच में डाल दें जनरल एक्सपेंसेस के। जनरल एक्सपेंसेस में ये वाला पॉइंट 2 भी आ रहा होगा, शायद कोई बिस्किट चाय पानी का खर्चा भी आ रहा हो कस्टमर्स के लिए, सैटरडे के दिन कोई आ जाए उसको समोसा दे दिया जाए, चलो शाम को खा लेना, किस किस्म के जनरल एक्सपेंसेस जो हल्के फुल्के होते हैं। टिकट कैंसिल हो रही है, जबरदस्त, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा जी, साथ वाले गाय ने नोट कर लिया, नजर रखें उस पर, क्योंकि फिर आगे वाले दिनों में उस पर किसी ने नजर नहीं रखनी। ऑप्शन है ओके गाइस, लेट्स मूव नेक्स्ट। ये लेक्चर ना हैंड्स फ्री लगा के सुनने को, इस तरह की बातें हो रही थी, घर वालों को बुरा लग जाए। बच्चे को भेजा तो गाय कह रहे हैं GUI वाला, क्या घर वाले भी यही कहते हैं? कौन कह रहा है ये? अच्छा, लइये वाले। कोई नहीं, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो पॉज कर लीजिएगा, बैक का बटन दबा के। अच्छा जी, लो वैल्यू एसेट में आ जाए। यार ये भी दही बना रहे बातों की। अच्छा, ये देखें, एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस में आपका कोई रेंट आ रहा है 5 रुपए का, और एक एक्सपेंस आ रहा है, रेंट छोड़ें, एडवर्टाइजमेंट। आवाजें आ रही हैं कहीं से। अच्छा, एक आ रहा है आपका रेंट एक्सपेंस लो वैल्यू एसेट का। लो वैल्यू एसेट में 4 रुपए आ रहे हैं। इस 4 रुपए में इशारिया 3 रुपए ऐसा लो वैल्यू एसेट है जिसकी शॉर्ट टर्म लीज है। ऐसा लो वैल्यू एसेट है जिसकी, मिसाल के तौर पे यार, 4 में से इशारिया 3 माइनस करें, 3.7। अब ये घर में बोलिएगा अपने से। 3.7 में आपने लैपटॉप लीज पे लिया हुआ है 3 साल के लिए, लेकिन लैपटॉप लो वैल्यू है, शॉर्ट टर्म। और कोई आपने मोबाइल फोन लिया हुआ है लो वैल्यू, लेकिन 3 महीने के लिए लीज पे लिया हुआ है, तो मोबाइल खुद भी लो वैल्यू, 3 महीने भी शॉर्ट टर्म। तो माय डियर, माय जिगर, माय डियर, क्या लो वैल्यू एसेट में, मैं इस तरह की बातें इसलिए कर रहा हूं, आप घर ना जाओ लेक्चर लेने। अच्छा, तो क्या लो वैल्यू एसेट में शॉर्ट टर्म लीज वाले एसेट भी बड़े हो सकते हैं? तो इसका डिस्क्लोजर कहते हैं अलग से देने की जरूरत नहीं, इसे कहां फेंक दो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। ये 3.7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.3। ये क्या है, ऐसा लो वैल्यू एसेट जो कि लो वैल्यू होने के साथ साथ शॉर्ट टर्म लीज है। कहते हैं मुझे इसके डिस्क्लोजर की भी जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। बेटा ये क्या कह रहे हैं सर, नहीं है, नहीं है, नहीं है? तो यार ये घर ना ले लेक्चर, इधर ही लेके जाएं जो भी लेने आप। तो बात नहीं है, बच्चा ड्रामा देख रहा है। नहीं है, नहीं है। अच्छा जी, ये बात, चलो आप चुप करो ना, इसके सवाल का जवाब देने को। आपने एक लैपटॉप लिया है 3 साल के लिए लीज पे, लेकिन लैपटॉप आपको पता है लो वैल्यू है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म तो नहीं है ना, 3 साल के लिए, उसको इधर शो कर दें। एक आपने चेयर ली है 3 महीने के लिए लीज पे, वो चेयर लो वैल्यू भी है, शॉर्ट टर्म भी है, तो अब ये इस काबिल भी नहीं कि इसका डिस्क्लोजर दें। इतनी मटेरियल है कि इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में भी डाल दें, तो लीज बनाने की जरूरत नहीं यूजर को कि हमने ऐसी चीज लीज पे ली हुई है। वो चीज नहीं, वो चीज ही है। दिस एक्सपेंस शैल नॉट इंक्लूड एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज ऑफ लो वैल्यू। अगर शॉर्ट टर्म लीज लो वैल्यू एसेट की हो जाए तो फिर आपको उसको एक्सपेंस में दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका डिस्क्लोजर इसका ओमिट कर दें या दे दें? ओमिट कर दें जी। जी, एक्सपेंस रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट्स, एक्सपेंस रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट्स। ये लीज पेमेंट्स फिक्स होती हैं या वेरिएबल? नहीं नहीं नहीं, ओहो नहीं, ये नहीं कि 100 रुपए है तो फिक्स है और फिर 100 रुपए अगले महीने, 90 रुपए अगले महीने, 80 रुपए तो वेरिएबल है। ये वेरिएबल नहीं होती, ये भी फिक्स ही होती है, एग्रीमेंट में शुरू में तय हो जाती है। वेरिएबल लीज में आज आपको पहली दफा बताने लगा हूं वेरिएबल लीज क्या होती है। वेरिएबल लीज पेमेंट्स, वेरिएबल लीज पेमेंट्स। लेसर ने कहा, लेसी मुझे लगता है तेरे एसेट को नजर लग जानी है। लेसी ने कहा तू फूंक मारी है तूने। लेसर ने कहा नहीं, मुझे लग रहा है नजर लग जानी है। लेसर सेड
to lessee that you will pay me rupees 10,000 if asset chal for more than 13 घंटे। कहते हैं मेरे ख्याल से ये एसेट जो है ना 10-11 घंटे दिन में चला करेगा, इससे ज्यादा ये चलेगा नहीं एसेट। लेकिन अगर आपको 13 घंटे रोजाना आउटपुट दे गया ना तो कहता है यार फिर मुझे कुछ पैसे दे दिया, क्योंकि फिर मैंने बड़ी कमाल चीज तुझे दी है। तो आप बताएंगे लीज के शुरू होने पे पता है कितने पैसे देने हैं किसने किसको, या डिपेंड करेगा फ्यूचर पे? अगर 13 घंटे से ज्यादा चल गई मशीन और मशीन खराब ना हुई तो ऐसी सूरत में लेसर लेसी को कहेगा मैंने तुझे कहा था ना कमाल चीज दे रहा हूं तुझे, तो अब मुझे कोई पैसे दे दे इसके 10,000। ये किराया फिर हर साल आप 10,000 लेंगे, और जिस साल 13 घंटे से कम चलेगा तो ये लीज पेमेंट फिक्स है, हर साल मिलनी है या वेरी करेगी? वेरी करेगी, डिपेंड करेगी उस चीज के ऊपर कैसे इसको लेके चलते हैं। नोट कर लें, तो ये फिक्स लीज पेमेंट्स हैं, वेरिएबल लीज पेमेंट्स हैं, वेरिएबल लीज पेमेंट्स हैं। ऐसा ऐसा आपको पता चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है, ज्यादा ही ना पता चल जाए। लाहौर की बात नहीं लगी ना अभी तक, थोड़ी थोड़ी किराई कह रहे हैं लग गई है मुझे। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, आपको अच्छे लोगों की हवा लगी होगी शायद, साथ वाला अच्छा बच्चा। जल्दी एक बार याद रखिएगा, कभी भी अपने आप को साथ वाले से अच्छा ना समझिएगा। पता नहीं उसकी कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, आप अपने आप को बुजुर्ग समझते रहें। ओके चलें जी, वेरिएबल लीज पेमेंट्स। वेरिएबल लीज पेमेंट्स की ना एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, यानी लेसी के लिए एंट्री हो जाती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेसी जितने पैसे उसे देते हैं। इसके सवाल हम करेंगे इंशाल्लाह। वेरिएबल लीज पेमेंट्स, हाँ वही जो वेरिएबल लीज पेमेंट्स का कौन सा पॉइंट है? ई। लेसी को एक और खर्चा पड़ जाता है। लेसी सच बोलेगा, हम ये अज्यूम करेंगे, वरना तो फिर नहीं चल सकता ना दुनिया में कोई भी काम। इंटेग्रिटी, द एक्सपेंस रिलेटिंग टू वेरिएबल। और यार ये जो वेरिएबल लीज पेमेंट्स है ना, ये इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी में नहीं आती। इसका मतलब है पीवी में ये नहीं आएंगी, पीवी और एलपी में नहीं आएंगी। बस ये जब भी खर्चा आया 10 पड़ी तो क्या खर्चा हो जाएगा? एक्सपेंस डेबिट कैश। पीवी में नहीं डालेंगे इनको कि शायद यूनिट्स बन जाएं शायद ना बने, इन चक्रों में नहीं। जैसे ही यूनिट्स बनेंगे इससे ऊपर तो क्या एंट्री कर दिया करेंगे? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इसकी काउंटिंग आपके सिलेबस में नहीं है। इनकम फ्रॉम सब लीजिंग, लेकिन क्या मतलब होता है बताएं? इनकम फ्रॉम सब लीजिंग, आपने लीज पे लिया और आगे किसी को लीज पे दे दिया। ये डिस्क्लोजर हम इसलिए पढ़े हैं कि आईकेप में अक्सर सवाल आता है बताओ ये डिस्क्लोजर लेसी का या लेसर का है। बस इस तरह के कोई एमसीक्यू टाइप आ सकते हैं, इसलिए जरा लिस्ट सी जहन में ला रहे हैं। लिस्ट में तो आते डेप्रिसिएशन आने, इंटरेस्ट आने, रेंट एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लीज का आने, रेंट एक्सपेंस, लो वैल्यू एसेट का आने, वेरिएबल लीज पेमेंट का एक्सपेंस आने, आगे इनकम फ्रॉम सब लीज आनी है। टोटल कैश फ्लोज, टोटल कैश फ्लोज कौन सा कॉलम होता है? एक्सेलेंट, इंस्टॉलमेंट वाला टोटल कैश फ्लो होता है, और फिर इसको तोड़ा जाता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में। एडिशंस टू राइट ऑफ यूज, मेरे ख्याल से ये तो पीपीई टाइप नोट में आप बता देते हैं, जो पीपीई टाइप जस्ट लाइक पीपीई नोट बनता है IAS 16 उसमें बता देते हैं ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग। और ये भी पीपीई टाइप नोट में कवर हो जाती हैं चीजें। ये जो पीपीई टाइप नोट बनता है, आरओयू का नोट नहीं बनता, आरओयू का नोट, उसमें ये एच और आई कवर हो जाते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज एट एंड ऑफ पीरियड बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट, यानी कौन कौन से अंडरलाइंग एसेट आपके पास पड़े हुए हैं? अंडरलाइंग नीचे पड़े हुए हैं, नहीं लीज पे लिए हुए हैं। यार ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे दें? कहते हैं कोई टेबल बना के दे दो, कहते टेबल बना के दे दो, जैसे मर्जी दे दो, बस दे दो ये इंफॉर्मेशन। अनलेस अनदर फॉर्मेट इज मोर अप्रोप्रिएट, अनलेस कोई और फॉर्मेट आपका दिल चाहे। मेरे तो मशवरा कहता है टेबल बना के दे दो। द अमाउंट्स डिस्क्लोज शैल इंक्लूड कॉस्ट दैट अ लेसी हैज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट में कौन कौन सी कॉस्ट डालता होगा? जरा सोच के बताएं लेसी, कैरिंग अमाउंट में कौन कौन सी कॉस्ट डालता होगा? कैरिंग अमाउंट में पीवी डालता होगा, राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में पीवी डालता होगा, इंस्टॉलेशन डालता होगा, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट डालता होगा। तो कैरिंग अमाउंट में जो जो चीजें डालनी है वो बता दें, लिख लें। IAS 16 में कौन सी चीजें डालते थे कैरिंग अमाउंट में? ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, उसी टाइप की चीजें, जो जो एसेट की कॉस्ट में आप डाल रहे हैं वो बता दें। हाँ, परचेज ऑप्शन की प्राइस भी डालता है, वो सारी चीजें डालता है, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ऐसी 2-3 मिसालें दी हैं मैंने कि कैरिंग अमाउंट की में क्या क्या डालता है। अच्छा जी,
आपके P&L में शॉर्ट टर्म लीज का रेंट एक्सपेंस नजर आ रहा है कार्स का, यानी 2-3 महीने के लिए आपने गाड़ियां लीज पे ली हैं 50 मिलियन का. इन नेक्स्ट ईयर यू आर प्लानिंग फॉर हैविंग जनरेटर ऑन शॉर्ट टर्म लीज. प्लान कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर यू हैव मेड कमिटमेंट, आपने अगले बंदे से एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि मोहतरम मैं अगले साल आपसे क्या लूंगा लीज पे, जनरेटर. इसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है कि मैं अगले साल जनरेटर लेने लगा हूं, क्योंकि आप डिफरेंट क्लास की तरफ जा रहे हैं. और अगर आपने गाड़ियां ही अगले साल दोबारा लीज पे लेने की कमिटमेंट किसी से कर लिया तो वो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूजर को पता है गाड़ियां तो पहले भी लीज पे ली हैं, अगले साल भी लीज पे ले ही लेंगे. लेकिन अगर कोई नई चीज लीज पे लेने जा रहे हैं तो उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. यानी आपने ये अम्मी को नहीं बताना कि आज जो है वो अफ्तारी के अंदर जो है वो रूह अफ़ज़ा भी है, फ्रूट चाट भी है और जो दही भल्ले भी हैं. हाँ, अगर आप जो है वो बर्गर की तरफ जा रहे हैं तो वो फिर बताना जरूरी है, क्योंकि वो 2-3 दिन से नहीं है. तो जो अजीब सी चीज है वो बताना जरूरी है, जो चीज चल रही है P&L में वो बताना जरूरी नहीं है. कौन सा पॉइंट है ये? 3. शॉर्ट टर्म लीज रेंट एक्सपेंस ऑलरेडी नजर आ रहा है. कार का जनरेटर का कमिट कर लिया कि अगले साल से लेंगे, तो ये बता दें यूजर को अगले साल से हम जनरेटर लीज पे लेने लगे हैं, ना छेड़ी मलंगानू. हैंड फ्री लगा के लेक्चर सुनने हैं. ग्रीन शर्ट हंस रहे हैं पहली रो में बैठ के हाइब्रिड में. कल आओगे हाथ खड़ा करो, परसों आओगे हाथ खड़ा करो, तरसों आओगे हाथ खड़ा करो. हाथ नीचे कर लिया है. अच्छा, ये थोड़ा सा तैयार रहिएगा, मैं आपको इधर से बैठ के तंग भी करूंगा उधर, यानी कि ऐसी बातें करूंगा जिससे आप थोड़े तंग हो घर में बैठ के. अच्छा, अगर मैंने खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, जबरदस्त यार, ऐसा जज्बा चाहिए. पॉइंट 3, LIC shall disclose the amount of its lease commitment. नोट नहीं किया? जब बातें सुनने लग जाते हैं ये लोग. मैं समझ रहा हूं मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अभी भी बातें सुन रहे हैं. लेक्चर्स में ना ये कोई 1.5x 2x ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती, ये 1x ही एक ऑप्शन है. 2.5 अच्छा. LIC shall disclose the amount of its lease commitments for short-term leases accounted if portfolio of leases to which it is committed is dissimilar to portfolio to which the short-term lease expenses. किसका डिस्क्लोज हुआ है, किसका कमिटमेंट है? डिसिमिलर है, सिमिलर है, तो फिर डिस्क्लोज कर दें कि अगले साल इंशाल्लाह जनरेटर लेके भी हम लूट मचाने लगे हैं. लूट तो है ही मचने के लिए. LIC डेट. एक तो ऑनलाइन में किसी का सवाल आ गया था, इतने मिनट इतने सेकंड पे आप क्यों हंसे थे, वजह नहीं पता चली हमें. तो ये भाई ने असल में कहा था वो लुटी क्या जो मचे ना, इस बात पे. अच्छा जी, पॉइंट 4, LIC that accounts for short term leases, LIC that accounts for or leases of using recognition exemption shall disclose that fact. इसका मतलब है अगर वो चॉइस ऑप्ट कर रहा है तो बताए कि मैं चॉइस ऑप्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया था ये चॉइस है. अगर आप शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट को रेंट एक्सपेंस में डालना चाहते हैं तो आप बताएं यूजर को कि मैं डालना चाहता था इनको रेंट एक्सपेंस में और मैंने डाल भी दिया रेंट एक्सपेंस में. ये फैक्ट यूजर को बताएं. वैसे तो P&L में देख के नजर भी आ रहा होगा, लेकिन बता भी दें यूजर को कि मैंने सोचा है कि शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट को किस में डाल दूं, रेंट एक्सपेंस में. क्योंकि पता है आपको शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट चॉइस है, मैंडेटरी नहीं है. अगर आपका दिल चाहे तो उसमें भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट का कॉलम बना सकते हैं. आगे, अगर राइट ऑफ यूज मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कैसे? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग रेंटेड आउट. If right of use meet the definition of investment property, LIC shall apply the disclosure requirements in IAS. फिर वो IAS 40 के disclosure requirements लगा दो. Okay. If lessee measures right of use at revalued amount, revaluation की भी इजाजत है. If lessee measures right of use at revalued amount, applying IAS 16, तो फिर IAS 16 की disclosure requirements भी बता दो कि revaluation surplus वगैरह कितना है, वैल्यूअर का नाम क्या है, ये सारी चीजें भी बता दो. और मेच्योरिटी एनालिसिस बनाना होता है. Appropriate number of time bands. हम कौन से टाइम बैंड्स बनाते थे? Less than 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year. टाइम बैंड का मतलब क्या होता है? लेस देन 1, 1 to 2. तो टाइम बैंड्स आप बना दो. नहीं, ऑपरेटिंग तो है ही नहीं भाईजान, हम लेसी के डिस्क्लोजर पढ़ रहे हैं. लेसी के अंदर तो फाइनेंस ऑपरेटिंग होता ही नहीं.
द लेसी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज मैच्योरिटी एनालिसिस फॉर फ्यूचर लीज पेमेंट्स। फॉर फ्यूचर होता था ना, विदाउट डिस्काउंटिंग का क्या मतलब है? इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम उठाते थे या प्रिंसिपल वाला? इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम क्या होता है? डिस्काउंटिंग के साथ होता है, विदाउट डिस्काउंटिंग? विदाउट डिस्काउंटिंग। अच्छा, ये आपको कीनिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स याद है? कीनिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कंपनी की, मुझे ये बता दें, अगर आप इसकी बैलेंस शीट का मुंह देखें, अगर आप इसकी बैलेंस शीट का मुंह देखें, मुंह दिखाई नहीं मैं बोल रहा, कल से मैं एहतियात करूंगा ऐसे लफ्ज जो है वो बार बार ना बोलूं। तो अगर आप इसकी बैलेंस शीट का मुंह देखें तो मुंह पे पीपीई आ रहा है, आंखें आ रही हैं, मुंह पे नाक आ रहा है, बायोलॉजिकल एसेट, मुंह पे होंठ आ रहे हैं, राइट ऑफ यूज एसेट। तो राइट ऑफ यूज एसेट को इन भाईजान ने पीपीई में डालना पसंद किया या अलग से शो करना पसंद किया है? तो ये पीपीई और राइट ऑफ यूज अलग अलग क्यों नजर आ रहे हैं? पीपीई ओन्ड है जो आपने बाय किए हुए हैं, और राइट ऑफ यूज लीज पे लिए हुए हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है अगर आप पीपीई के अंदर राइट ऑफ यूज डाल दो तो मुझे कोई एतराज, लेकिन फिर नोट 18 में सब नोट बनाना, नोट 18 जो है ना, नोट 18 हो ना पीपी का, फिर नीचे जाके अलग से बताना नोट 18 में कि ये वाले मेरे ओन्ड है और ये वाले मेरे। लेकिन आजकल ऑर्गेनाइजेशन आसान काम करती हैं, ऊपर ही ऊपर अलग कर देती हैं, पीपी अलग कर देती हैं, राइट ऑफ यूज अलग कर देती हैं। लेकिन क्या इजाजत है बैलेंस शीट में? जरा बता दें, बैलेंस शीट में किस चीज की इजाजत है? राइट ऑफ यूज को कहां डाल सकते हैं? लेकिन अगर डाला तो फिर एक काम करना है आपने, फिर पीपी के सब नोट में जाके बताने कि इतने मेरे ओन्ड है और इतने मेरे लीज हैं। हर गए वापस आए, घर से ना आ जाइएगा वापस कहीं। ऑन द बैलेंस शीट, ऑन द बैलेंस शीट, फील करें, ऑन द बैलेंस शीट, ऑन द राइट ऑफ यूज कैन बी प्रेजेंटेड इधर सेपरेटली और इन द सेम लाइन आइटम इन विच द अंडरलाइंग एसेट वुड बी प्रेजेंटेड एज पीपीई, या पीपीई में इसको डाल दें, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, यार लीज लाइबिलिटीज और बाकी लाइबिलिटीज को इकट्ठा करके डाला जा सकता है? कहते हैं आपकी मर्जी है, डालने तो डाल दो, मेरा मशवरा अलग ही होनी चाहिए वैसे। द लीज लाइबिलिटी कैन बी प्रेजेंटेड इधर एज अ सेपरेट लाइन आइटम और टुगेदर विद अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज इसमें कौन सी हो सकती हैं? बैंक लोन। तो लीज लाइबिलिटीज को भी बैंक, अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन ने देख लेते हैं क्या किया हुआ वैसे, देखें 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 इसने क्या किया हुआ है, अलग अलग आ रहा है, लीज ऑब्लिगेशन अलग आ रहा है, अलग आ रहा है, किसी और चीज में मर्ज करके शो। कहते हैं मेरी नजर में अगर कोई बैंक लोन वगैरह है और लीज लाइबिलिटी उनको मर्ज करके शो कर सकते हो। द लीज लाइबिलिटी कैन बी प्रेजेंटेड इधर एज अ सेपरेट लाइन आइटम और टुगेदर विद अदर। ये सारी डिस्कशन अब हमारी किसकी शुरू हो गई है? बैलेंस शीट की। इफ द राइट ऑफ यूज एंड लीज लाइबिलिटी आर नॉट प्रेजेंटेड एज सेपरेट लाइन, अगर सेपरेट लाइन नहीं नजर आ रही, हमारे तो शुक्र है नजर, अगर सेपरेट लाइन नजर नहीं आ रही तो क्या करो बताएं जल्दी यार। एंटिटी शैल डिस्क्लोज इन द नोट्स के उसमें उसकी कितनी कैरिंग अमाउंट पड़ी हुई है, क्लियर। लेकिन IAS 40 वालों को IAS 16 में नहीं डालना, क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग चीजें हैं, उनके लिए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड है। द अबव रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू राइट ऑफ यूज दैट मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। P&L में क्या करें भाईजान? सारी डेप्रिसिएशनों में लीज वालों के डेफिनेशन भी डाल दें और बाकी सारे इंटरेस्टों में इसका भी इंटरेस्ट डाल दें। पढ़ के देख लेते हैं। अच्छा वैसे आपने कभी P&L का बूथा देखे? P&L का बूथा, P&L के बूथे पे सेल आती है, कॉस्ट ऑफ सेल आती है, ग्रॉस प्रॉफिट आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह आती हैं। और ये फाइनेंस कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह। तो ये P&L का बूटा नहीं, बूथा है। इन P&L the depreciation is presented in same line item in which similar expenses such as PPE के डेप्रिसिएशन are shown, वो उसमें डाल के शो कर सकते हैं। और इंटरेस्ट ऑन लीज लाइबिलिटी इज प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ, और इंटरेस्ट कहां शो करना है? बोले बोले P&L के मुंह पे, फाइनेंस कॉस्ट में। ये किसका मुंह है? P&L का मुंह है। However, the amount of interest on lease liability has to be disclosed in the notes. कोई बंदा मुझे बता दे इस बात का मतलब। मजे की बात सुने, राइट ऑफ यूज को पीपी में डाला जा सकता है, बिल्कुल, नोट में फिर जाके अलग बता दें। लीज लाइबिलिटी को लोन में डाला जा सकता है, डाल दें, नोट में जाके अलग बता दें। इंटरेस्ट को फाइनेंस कॉस्ट में डाल दें, नोट में जाके अलग बता दें। डेप्रिसिएशन को बाकी डेप्रिसिएशनों में डाल दें, अलग बताने की जरूरत नहीं है, अलग बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग किसके लिए बताना है? सिर्फ However, the amount of interest will be disclosed in the, तो अगर डेप्रिसिएशन बाकी डेप्रिसिएशन में डली हुई है, यानी डेप्रिसिएशन ऑन राइट ऑफ यूज और डेप्रिसिएशन ऑन पीपी इकट्ठी हुई भी है, तो उसको अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ऑब्वियसली जब आरओयू का नोट बनता है ना, तो उसमें वो अलग से नजर आ जाती है, इस वजह से शायद तो कह रहा है, तो वो अलग से नजर वैसे ही आ जानी है। अच्छा, बैलेंस शीट फारिग हो गई, P&L फारिग हो गया, ये क्या है? कैश फ्लो। ये क्या है जी?
कौन सी फ्लो? कैश फ्लो। किताब दीजिए। कैश फ्लो के अंदर आपने क्या करना है? अच्छा भाई, कैश फ्लो के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। अगर आपको भूला हुआ ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग तो वो मेरी तरफ से सुन लें। ऑपरेटिंग होती है, अगर ऑनलाइन क्लास में उधर आवाज भी आ रही है तो काफी है, प्रोजेक्टर जरा देखो ऑन हुआ है या नहीं। अच्छा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं कैश फ्लो में? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं सेल परचेज बिजनेस की नॉर्मल, और फाइनेंसिंग होती है लोन लेना और कैपिटल इकट्ठा करना, और इन्वेस्टिंग होती है फिक्स्ड एसेट खरीदना। इन्वेस्टिंग होती है फिक्स्ड एसेट खरीदना। अब सवाल यह है कि जिस वक्त हम लेसी की बात करें तो लेसी क्या क्या चीजें शो करेगा इन द कैश फ्लो और कहां कहां शो करेगा? उसके लिए नंबर 1 सबसे पहले नॉर्मल लीज की बात कर लेते हैं, और उसके बाद शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट की बात कर लेते हैं। नॉर्मल लीज के केस में आपने जो प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं? प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, वो कुछ नोट करने की जरूरत नहीं यार। जो प्रिंसिपल पे कर रहे हैं वो आपने शो करना है फाइनेंसिंग में। कहां शो करना है? जैसे बैंक लोन पे कर रहे होते हैं तो प्रिंसिपल कहां शो करना है? फाइनेंसिंग में। और इंटरेस्ट जब आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग शो करेंगे तो इंस्टॉलमेंट तो टोटल वैसे ही हो जानी है, और इंटरेस्ट आपने शो करना है या फाइनेंसिंग में या ऑपरेटिंग में, वो आपकी मर्जी है। ये शायद उधर भी यही होता था कैश फ्लो में, या फाइनेंसिंग में या ऑपरेटिंग में। और शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट जो है वो आपने शो करनी है ऑपरेटिंग में, क्योंकि ये बिजनेस का बिल्कुल एक नॉर्मल सा खर्चा है, बिजनेस का नॉर्मल से, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ लें यहां से। अबू बकर इधर ले आओ, जो मैंने अंडरलाइन किया वो पढ़ना है, बाकी आपने घर जाके पढ़ना भी नहीं, सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ पढ़ना है। प्रिंसिपल पोर्शन कहां शो करें? लीज लायबिलिटी का फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट कहां शो करें? ऑपरेटिंग में या कैश फ्लो बनानी मेरा नहीं ख्याल आपको आएगी, आपको बस एमसीक्यू की हद तक ये बात याद होनी चाहिए। और तीसरी बात, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट वगैरह कहां शो करें? ऑपरेटिंग में। क्लियर? चलो जी, शुक्र है। किसके डिस्क्लोजर खत्म हुए? लेसी के डिस्क्लोजर खत्म हुए। अब भाईजान आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने लगी है। जी 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 जी, कहां पे? नोट और डिस्क्लोजर एक ही चीज होती है, नोट डिस्क्लोजर कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है भाई माय डियर? क्या मतलब? किससे? वो कहां से आ गई? क्लास के बाद पूछ लो सवाल। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीटमेंट, पेज 39 निकालें। आप बने हैं लेसी। लेसी क्या बने हैं? आपने लेनी है बिल्डिंग लीज पे, आपने लेनी है बिल्डिंग लीज पे। आप सबसे पहले लेसर के पास जाएंगे? नहीं 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 नहीं, आप लेसर के पास नहीं जाएंगे। आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में किसी डीलर को ढूंढेंगे, डीलर को, कमीशन एजेंट को, उसे कहेंगे अच्छा लेसर कौन है, जरा मुझे जो रिश्ता कराने वाला जिसे आप कहते हैं। तो आप किसी कमीशन एजेंट के पास जाएंगे, लेसी को कहेंगे मुझे अच्छा सा लेसर ढूंढ के दो। लेसर कहेगा, लेसी वो कमीशन एजेंट पूछेगा क्या नेक हो, पाकबाज हो, पाक सीरत हो, क्या उसमें खूबियां होनी चाहिए। तो लेसी लेसर के पास सीधा नहीं जाता, लेसी किसके पास जाता है? एजेंट के पास जाता है। एजेंट को कहता है मैं तुझे पैसे लगाता हूं 10-15 हजार रुपया, अच्छा सा लेसर ढूंढ के दे दे मुझे, ठीक है, मैंने एसेट लीज पे लेने। डन, नंबर 1। नंबर 2, लेसर के पास जब जाएगा लेसर के पास लेसी जाएगा तो लेसर कहेगा हाँ भाई केड़े पिंड से आया, तो ये कहेगा वो पिंड नंबर 403 से आया हूं। कहता है भाईजान तुझे मैं एसेट लीज पे नहीं दूंगा, मुझे सिक्योरिटी रखवा। ये कहेगा भाईजान उठो ग्रीन शर्ट। ये कहेगा भाईजान ऐसा करें आप मेरे साथ मेरे गांव में चलें, वहां पे मेरी लैंड है, उस लैंड के कागजात में आपको रखवा देता हूं, कोलेटरल सिक्योरिटी। आने जाने का खर्चा होगा, वो खर्चा लेसी बर्दाश्त करेगा। ये भी एक खर्चा है जो लीज के लिए करना पड़ेगा। कहां तक पहुंच गए? हमने उसको सिक्योरिटी दिखा दी, आगे चलें। इसके बाद जब लीज एग्रीमेंट साइन होने लगेगा तो लेसर लेसी को कहेगा भाईजान मेरा लॉयर इस वक्त गया है, तू अपने लॉयर को बुलवा और एग्रीमेंट को लिखवा। अब लेसी बेचारा चाहते ना चाहते हुए लॉयर को बुलाएगा और लॉयर को फीस देगा और एग्रीमेंट क्या करवाएगा? ड्राफ्ट करवाएगा। उसके बाद एक स्पेशल मीटिंग होगी लेसी और लेसर के दरमियान, जो हो सकता है किसी पीसी होटल के अंदर हो, और वहां पे लॉयर और वो दोनों लेसी लेसर और उनका आपस में निकाह। मैं कह रहा हूं इधर लेक्चर लेके चले जाएं, फिर आप लोग कह रहे हैं। तो लेसी लेसर जो है वो क्या करेंगे? लेसी लेसर जो है वो वकील की मौजूदगी के अंदर जो है वो लीज एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो खाने छाने का खर्चा होगा निगोशिएशन के दौरान, वो भी एक खर्चा आएगा लीज का जो जरूरी खर्चा है। और चलते चलते अगली बात, पेमेंट मेड टू एग्जिस्टिंग। हाँ, उसके बाद जब लेसी जाएगा तो पता चलेगा उस बिल्डिंग में कोई पुराना लेसी बैठा हुआ है। अब लेसी लेसर को फोन करेगा भाईजान आओ इनू कटो। लेसर कहेगा भाई मेरे बस की बात नहीं,
मेरे पास की बात नहीं। तो लेसी अब क्या करेगा, गुंडे गुंडे बुलवाएगा, फी गुंडा 5,000 रुपया। तो 2 से 3 दिन लगेंगे, 5 गुंडे 3 दिन 5,000 रुपया, तो ये 60-70 हजार भी लेसी का खर्चा आ गया, पुराना लेसी फारक, यानी कि निकल जाएगा। तो अब नया लेसी इसके अंदर आकर रहने लग जाएगा। ये जो सारे खर्चे लेसी ने किए हैं, ये लेसी ने क्यों किए हैं? फॉर द पर्पज ऑफ लीज। इसको कहते हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, इन सारी कॉस्टों को पकड़ के आरओयू में डेबिट कर दिया जाएगा। लेसी के केस में मैंने आपको एंट्री बताई थी, आरओयू डेबिट, कैश क्रेडिट। ओके, किथे है पेन? आईडीसी, लेट्स सी दी आईडीसी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? इधर ही लेक्चर लेके चले जाएं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज। कितने लोग कह रहे हैं 1-2 दफा और कहना, हमने टिकट कैंसिल करा देनी है। मैं कह दूंगा 1-2 दफा और। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज that would not have been incurred if the lease had not been। अच्छा, ये जो नोट डाउन, अंग्रेज कहते हैं नोट डाउन, देयर आर 2 नोट्स, सो इट मींस देयर इज ए पॉजिटिव साइन। तो 2 नोट मैंने छोड़ के पढ़ लें, फिर भी बात समझ आ जाएगी। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज दैट वुड हैव बीन इनकर्ड इफ द लीज हैड बीन। अगर लीज लेते तो ये कॉस्ट होती। 2 नॉट है तो ऐसे बोंगी मारी हुई है। अगर ये लीज ना होती तो ये कॉस्ट भी ना होती। ओ पागल, ये लीज होती तो ये कॉस्ट होती। तो कहते ठीक है, होती बरादरी से हूं मैं। टिपिकल आईडीसीज, तो नॉट को काट भी देंगे तो आपका गुजारा कम से कम चल जाएगा। साथ वाले का मुझे नहीं पता, आपका गुजारा चल जाएगा। टिपिकल आईडीसी ऑफ लेसी इंक्लूड कमीशन, लीगल फीस, कॉस्ट ऑफ नेगोशिएटिंग लीज टर्म एंड कंडीशंस, कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग सिक्योरिटी एंड पेमेंट्स मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट टू ऑब्टेन द लीज। इसको कहते हैं किक आउट कॉस्ट। किक आउट कॉस्ट, पुराने लेसी को आप क्या कहें? किक आउट। प्लीज गेट आउट ऑफ दिस बिल्डिंग बिकॉज आई माई सेल्फ इज कमिंग। ओके, आईडीसी किसकी जेब से जा सकती हैं? 5 से 7 मिनट आपने आंखों फाड़ फाड़ के देखना है। आईडीसी किसकी जेब से जा सकती हैं? लेसी, और हो सकता है लॉयर को पैसे लेसी ने दिया, हो सकता है लॉयर को पैसे लेसर ने दिया, दोनों की जेब से जा सकती है आईडीसी। लेसी कौन कौन सा? ठीक के रखें काम को। लेसी कौन कौन सा? सिंपल, लो वैल्यू एसेट या शॉर्ट टर्म लीज। आरओयू डेबिट, कैश क्रेडिट। 5 पेपर क्वेश्चन नंबर 13 क्लास में किया था हमने। आरओयू डेबिट, कैश क्रेडिट। इसका कोई सवाल नहीं किया, इसको आप एक्सपेंस में डाल दें। इसको आप आरओयू तो बनाती नहीं ना इधर, तो इधर आईडीसी को भी कहां डाल दें? एक्सपेंस में डाल दें। कौन सा लेसी? लो वैल्यू एसेट या शॉर्ट टर्म लीज। सबर 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 सबर। लेसर, लेसर। ना 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 माय डियर, माय बबलू, नहीं, ये हैंड्स फ्री आके लेक्चर सुनने हैं बस ने। माय बबलू, सिंपल लेसर और मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर। बबलू फाइनेंस और बबलू ऑपरेटिंग। बबलू फाइनेंस, बेटा ये किसको क्लास में पढ़ा रहे हैं सर? अम्मी को क्लास में ना एक बबलू आता है, बबली चॉकलेट। अच्छा, सिंपल लेसर। बैंक, बैंक की लीजिंग कंपनी कौन सी लीज कर सकता है? फाइनेंस लीज मुझे नहीं पता, पांचों में से एक टेस्ट भी पास हो जाए और पांचों टेस्ट फेल हो जाए तो ऑपरेटिंग लीज। ये मैंने भी आपको समझानी है। इसमें हमारे 25 मिनट इंशाल्लाह जो है वो कीमती बनेंगे। आप समझेंगे जाया होंगे, मैं कहूंगा कीमती बनेंगे। ऑपरेटिंग लीज में भाईजान हमने क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा किया था, कल ही मैंने क्वेश्चन आपको ढूंढने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 किया था, किस पेज के ऊपर? इसमें मैं आपको बता दूं करना क्या होता है। इसमें 2 काम करने होते हैं। आपने पहले उसको एसेट की कॉस्ट में डालना होता है और इसके बाद अगली एंट्री आपने करनी होती है डेप्रिसिएशन की। याद आ रहा है कुछ 6,000 रुपए थे पता नहीं, और डेप्रिसिएशन आप करते हैं किसके ऊपर? लीज टर्म के ऊपर। अभी सारा याद मैं कराऊंगा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तुम्हें ही याद आएगा जरा जरा। अच्छा, इस शायर में शेर। अच्छा, तो फाइनेंस लीज की इंशाल्लाह बात करेंगे। ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के केस में ये हो जाएगी एक्सपेंस आउट, ये हो जाएगी एक्सपेंस आउट, P&L में चली जाएगी। और ऑपरेटिंग लीज के केस में आप इस तरह थल्ले आए कि आप ऊपर भी मौजूद रहें। ठीक है जी, इसको कॉपी पेस्ट कहते हैं अंग्रेज। कंट्रोल Z, कंट्रोल C, कंट्रोल V,
आप इधर तशरीफ लाएं। आपको क्यों बुरा लग रहा है इधर आना? आप खुद ही थले आ जाएं। कंट्रोल भी, आप ऊपर चले जाएं। ठीक है जी। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया सिर्फ, क्या? फाइनेंस लीज। इसके ऊपर इंशाल्लाह हमने बात करनी है। अब आप हजरात नोट करना शुरू कर दें। पिक्चर ऐसे कैसे आएगी? वो पिक्चर ही क्या जो आ जाए। इसको थोड़ा सा दूर दूर से लोग पिक्चर लेने आ रहे हैं। आप किस इलाके से आए हो पिक्चर लेने? पारा चनाज से पिक्चर लेने आ रहे हैं लोग। चेक करें इस कॉन्सेप्ट का लेवल। ना भाईजान, हॉर्न नहीं काका, हॉर्न नहीं। हर गाय नोट करे। बड़ी आसान आसान सी चीजें इधर ही याद करके जानी है। सादा लेसर क्या करेगा? आरओयू में डालेगा, डेप्रिशिएट करेगा। डेप्रिशिएट तो ऑटोमेटिकली करेगा, वो मैं लिखने रहा। आरओयू में डालेगा सादा लेसी। और लो वैल्यू एसेट और शॉर्ट टर्म लीज वाला किस में डालेगा? एक्सपेंस में डालेगा। आपके दिमाग में ना ये चीजें क्रिस्टल क्लियर होती जा रही हैं। एक दफा रिवाइज करना होता है घर में जाके। अब हम मूव करें किसकी तरफ? लेसर की तरफ। फिर आखिरी दिन हो रहे होते हैं, ऑनलाइन वाले एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं, वो आईडीसी वाली समरी की तस्वीर जरा भेजना मुझे। चाची तू नोट कर लेना सी। I was busy at that time, that's why. जी, लेसर कौन कौन सा? सिंपल और मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर। सिंपल लेसर की फाइनेंस लीज अभी मैंने आपको पढ़ानी है। डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर अगर आईडीसी आ जाए सवाल में, वो एक्सपेंस में डालनी है। अच्छा, इसका सवाल नंबर बता दें मुझे। ये जो ऑपरेटिंग वाला ये भी किया है सवाल। क्वेश्चन अभी को नंबर बता रहा था, पेज नंबर भी बता रहा था। कौन सा इसका है? क्वेश्चन नंबर पेज 529। माय डियर, माय प्यारे मेरे भालू, बस कर दो। मैंने तंग तंग नोट किया, आप तो खुला खुला नोट करो। लीज टर्म के ऊपर दोबारा फिर अगली फिर वो खत्म भी तो हो जाएगी ना अगली लीज टर्म के ऊपर। यार एक छोटा सा सवाल आईडीसी का करें, ये इसी पेज 39 पे दिया हुआ है। अ कंपनी एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट, लीगल एडवाइजर फीस इज 30,000। डालेंगे आईडीसी में? नहीं डालेंगे? डालेंगे। लीगल एडवाइजर की फीस ये देखें, ये किधर आ रही है? ये लीगल फीस। आवर ओन मैनेजर ऑल्सो स्पेंड 15 दिन ऑन लीज नेगोशिएशन, हिज मंथली सैलरी इज 1 लाख। 1 लाख का आधा करके डालें, 15 दिन उसने काम किया इस लीज पे। क्यों? नहीं, काम ही उसका लीज अरेंज कराना नहीं है, ये तो मुनासिब नहीं है कि उसका काम रिश्ते कराने हैं। असल में वो हमारा मैनेजर बाकी भी तो काम करता है, तो उनको तनख्वाह तो मिलनी थी। ये लीज होती या ना होती, ये लीज की वजह से इसको तनख्वाह, ये तो नहीं लिखा हुआ एक्स्ट्रा तनख्वाह दे रहे हैं महीने में, कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह दे रहे होते लाख से ऊपर, फिर वो बन जानी थी। लेकिन ये उसी लाख में उससे ये काम भी करवा रहे हैं। तो आईडीसी कितनी है? मैनेजर सैलरी इज नॉट, बिकॉज ही मस्ट बी पेड वेदर ही अरेंजेस अ लीज और नॉट। वो लीज अरेंज करे या ना करे, मैनेजर को अलग से पैसे नहीं देने पड़ने थे। क्लियर? और अगर मैनेजर की तनख्वाह लाख होती है, लीज के लिए उसे लाख 10,000 देते, फिर वो आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन 19 निकालें चैप्टर नंबर 9 में, पेज 532। पेज 532। जी भाई, लीज टर्म कितने साल है? लीज कब शुरू हो रही है? जकम जानी 2005 को।
अब उसने पूछना है खत्म कब हो रही है लीज। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 50,000। आईडीसी कॉस्ट ऑफ, लेसर ने अपने लॉयर को कितने पैसे दिए, ये मैंने अभी क्वेश्चन मार्क डाला हुआ था। डाउन पेमेंट 10,000। एनुअल रेंटल, रेजिडुअल वैल्यू अनगारंटेड, गारंटेड कोई है ही नहीं, सारी अनगारंटेड है। इंटरेस्ट रेट, रिपेयर जनरेटेड इन द बुक्स ऑफ लेसर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। अच्छा जी, लेसर का सिंपल लेसर है, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है। सिंपल लेसर है ना, बस फेयर वैल्यू दी हुई है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू मैंने कहा अलग अलग नहीं दी होती, तो सिंपल लेसर है। ये सिंपल लेसर का सवाल कहां से शुरू करते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या करूं, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस यूजीआरबी या डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन? परचेज ऑप्शन तो है ही नहीं सवाल में। अच्छा ये ना यार, मैंने आपको कहा था, इस पे जरा फोकस कर लें। ये लीज पेमेंट प्लस यूजीआरबी असल में फॉर्मूला होता है। लीज पेमेंट, जो लेसी से पैसे लेने हैं वो लीज पेमेंट, और बाकी यूजीआरबी। लीज पेमेंट में 3 चीजें आती हैं, डाउन पेमेंट, रेंटल, जीआरबी आती है। परचेज ऑप्शन तो तब आती है ना जिस वक्त एसेट जो है वो खरीद लेना है, वो तो सवाल में दी नहीं हुई। तो जीआरबी यूजीआरबी सवाल में कब आती है, जब एसेट क्या कर देना है, वापस कर देना है। और परचेज ऑप्शन कब आती है, जब लेसी ने एसेट खरीद लेना है। तो यूजीआरबी से हमें पहले ही पता चल गया, मैंने आपको कहा था जीआरबी यूजीआरबी दी होगी, इस बात का उल्टा मतलब क्या हुआ करेगा, इस बात का ऑब्वियस मतलब ये हुआ करेगा एसेट आपने वापस कर देना है, तो लेसी लेसर को एसेट वापस कर जाएगा और मिस यूज की कंपनसेशन देगा, और फिर लेसर जाके बाजार में एसेट को बेच देगा। अच्छा, डाउन पेमेंट सवाल में नहीं है कितनी, 10,000। रेंटल 15,000 इंटू 3। जीआरबी 0, यूजीआरबी 2,000, 57,000। ये जीआई आ गए। एनआई का फॉर्मूला देखें आज, पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी, पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी। यार ये बात ना याद कर लें, इसको जहन से निकालना नहीं कभी। आई रिपीट, मैं दोबारा बताता हूं, परचेज ऑप्शन प्राइस दियो, इसका मतलब है लेसी ने एसेट खरीद लेने, लेसर के पास वापस नहीं आना। और अगर सवाल में जीआरबी यूजीआरबी दियो तो मतलब है लेसी एसेट दे के जाएगा, मिस यूज की कंपनसेशन देगा, और लेसर उसको मिस यूज की कंपनसेशन लेके बाजार में एसेट को क्या कर देगा, बेच देगा। तो जीआरबी यूजीआरबी का इंप्लाइड मतलब क्या होता है कि लेसर के पास एसेट वापस आ जाना है। अच्छा, पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी। जी, डाउन पेमेंट 10,000। डिस्काउंट करने की जरूरत है या नहीं है, नहीं है। डाउन पेमेंट तो 10,000 एज इट इज आ गई। ये इधर मैं यूजीआरबी को रख रहा हूं, इधर एलपी को रख रहा हूं, लेकिन लेसर दोनों में इंटरेस्टेड होता है। क्यों दोनों में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि लेसर को लेसी से भी पैसे आने हैं, और जब एसेट वापस आ जाएगा तो बाजार से भी पैसे आएंगे। 15,000 इंटू 1 माइनस 1.04484 रेज़ टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.04484 प्लस 0 जीआरबी। और इसको मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूं। 2,000 को एक दफा वापस बुलाना है या कई 2,000 हैं? जीआरबी, यूजीआरबी, परचेज ऑप्शन प्राइस और टर्मिनेशन पेनल्टी, ये 4 चीजें कई दफा आती हैं या एक ही दफा आती हैं? तो इनको सिंपल डिस्काउंट करके हमेशा बुलाना है। और ये हमेशा कहां प्लॉट हुई होती हैं? बिल्कुल लीज के एंड पे। तो लीज एंड कितने साल बाद हो रही है? 3 साल बाद। तो इसको 3 साल पीछे बुला लें। आओगे वापस 3 साल पीछे? उसने कहा हाजिर जनाब, आपके लिए जाना हाजिर है। 1.04484 अबू बकर रेज़ टू पावर माइनस 3। नहीं, दोनों का ना मुझे अलग अलग टोटल बताओ आज। दोनों का अलग अलग, काले नीले का अलग टोटल बताओ। काले का अलग, नीले का अलग। आज के बाद हम पीवी ऑफ एलपी को काले का करेंगे और पीवी ऑफ यूजीआरबी को नीला का करेंगे। काले का टोटल 5124, नीले का टोटल कितना? 17। काले और नीले का ग्रैंड टोटल 53,000। काले और नीले का ग्रैंड टोटल। अच्छा यार, मैं आपको ये कहता हूं कि जीआरबी यूजीआरबी लफ्ज जो दिया हो ना, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करें जिस तरह आपको मैंने रिवीजन कराई थी।
अब इसमें ये ना सोचा करें जीआरबी का मतलब ये होगा कि लेसी पैसे देके जाएगा या एसेट अच्छी कंडीशन में दे जाएगा, इस एतबार से सोचने की जरूरत नहीं। जिस एतबार से सोचना था वो आपको रिवीजन करवा दी हुई है, वो इनफ है। छोटी सी एक एहतियात बताई हुई है, लेसी जीआरबी जो सवाल में गिवन हो वो नहीं उठाता, एक्सपेक्टेड उठाता है, सोचता है, फिर डिफरेंस लेके उठाता है, और लेसर जीआरबी एग्रीमेंट वाली उठाता है। ये छोटी सी बात ही, ये रिवाइज कराई हुई थी। अच्छा जी, अब मुझे बता दें, लेसर के जूते पहने, लेसी से डाउन पेमेंट आएगी, लेसी से रेंटल आएगा, लेसी से एसेट या जीआरबी के फॉर्म में जो भी आ जाएगा पैसे या एसेट वापस आएगा, और एंड पे लेसर इस एसेट को कहां जाके बेचेगा, बाजार में जाके बेचेगा। क्लियर? तो ये वो सारे पैसे हैं जो लेसर को आने हैं। अब मैं कह दूं ये पैसे मिसाल के तौर पे काले वाले काले लेसी से आने हैं, और ये नीले वाले बाजार में जिसका शक्ल नीली है उससे आने हैं। क्लियर? तो ये टोटल पैसे किसको आने हैं? लेसर को। किससे? लेसी और थर्ड पार्टी से, जिससे भी जो है वो एसेट बाजार में बेच के रियलाइज करेगा। डन। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इंटरेस्ट, जीआई माइनस एनआई, 4000। ये टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट। डन। कहीं नहीं आई आईडीसी, आईडीसी जो लॉयर को पे कर रहे हो, आईडीसी कहीं नहीं आई जो लेसर ने पे की है। प्लीज, आईडीसी कहीं नहीं आई। आईडीसी की ट्रीटमेंट अब मैं बताने लगा, जनरल एंट्रीज में आएगी इंशाल्लाह, जनरल एंट्रीज में आएगी। उधर भी हर जगह आईडीसी जनरल एंट्री में आ रही है, कहीं भी वर्किंग वन में आज तक नहीं डाली, ना ऑपरेटिंग लीज में, ना नॉर्मल लेसी में। आईडीसी को हमेशा जनरल एंट्रीज में लेके आए आपने। अच्छा जी, कौन सी फिगर रहेगी अभी? सिर्फ आईडीसी रहेगी हुई है। कितनी? 3000 की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग? शुरू करें जल्दी 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 जल्दी। पहला टेस्ट, क्या लेसी परचेज कर सकता है? जीआरबी यूजीआरबी का मतलब ही है कि परचेज नहीं कर सकता, वापस करनी है। क्या मार्केट से कम पैसे देके परचेज कर सकता है? नो। तो पहले सवाल का जवाब क्या आया? नो। दूसरे का? नो। इंग्लिश वाली नो, पंजाबी वाली नो। अच्छा, चलें वापस आ जाएं। ए का जवाब इधर ही लेक्चर लेके जाइएगा। बी का जवाब, सी का जवाब नहीं निकल सकता ना यार, मैं क्या करूं, मुझे लाइफ नहीं पता ना। तो लीस्ट टाइम को मैं यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर नहीं सकता। अच्छा, अंदाजा नहीं लगाने मैंने, मैं इसलिए क्लास में बैठा हूं। ये डी का निकल सकता है यार। आज मैं आपको बता रहा हूं, आज इधर ना पीवी को फेयर वैल्यू से डिवाइड करना होता है। असल में ना लेसर के सवालों में एक चीज एनआई भी होती है, एनआई को नहीं, पीवी को फेयर वैल्यू से डिवाइड करना होता है। किसको डिवाइड करना होता है? पीवी को या एनआई को? वैसे लेसर को कितने मिलने हैं? लेसी से। तो पीवी ओवर फेयर वैल्यू लिखा, किसी को याद हो वहां पे? आज मैं पहली दफा बता रहा हूं, असल में आज तक यूजीआरबी मैंने डाली नहीं थी सवालों में जानबूझ के। तो पीवी को फेयर वैल्यू से डिवाइड करना होता है। पकड़ें पीवी, डिवाइड करें फेयर वैल्यू से, बोलें पीवी 5124 डिवाइडेड बाय 50,000। जवाब 90% से ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए अगर 90,000 से ज्यादा आ रहा है, 90% ज्यादा आ रहा है, तो जवाब क्या आ गया? यस। अगला टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं, वैसे स्पेशल नेचर का एसेट नहीं है। पांचों में से एक का जवाब भी क्या आ जाए? यस। तो खड़े खड़े ये कौन सी लीज बन जाती है? फाइनेंस लीज बन जाती है। नोट डाउन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी आज। एनआई को फेयर वैल्यू से डिवाइड नहीं करना, पीवी को। पीवी और एनआई में सिर्फ क्या डिफरेंस होता है? काले और नीले का फर्क होता है सिर्फ। काला उठाना है, नीला नहीं उठाना। नीला उठाना तो नीला नीला हो जाएगा। ओके भाईजान, अगले जुमेरात को किसी ने आपको लिफ्ट नहीं करानी की ईद चल रही है, खुदा के लिए अगले जुमेरात को आ जाइएगा। अगले जुमेरात को जोहर की नमाज पढ़ते जहां जहां से आप रवाना हो जाएं, अगर रास्ते में बस में नमाजें आगे पीछे होने का खतरा है तो फजर पढ़ के जुमेरात को रवाना हो जाएं। तो अच्छा, नहीं इंशाल्लाह पास हैं सारे। अच्छा, सीए फाइनल की अपनी तरफ से आखिरी अटेम्प्ट देने गया। 4 पेपर थे, 4 पेपर पहली दफा दे रहे थे 4 पेपर। तो एक उसमें था बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। तो मेरी बस यही दुआ थी कि ये पास हो जाए, बाकी फिर भी कर ही लेंगे। तो ये पास हो गया, ये पास हो गया, ये पास हो गया, ये रह गया। 3 पास हो गए, ये रह गया। बहरहाल ये अगली दफा में निकल गया। तो सर आसिफ और मेरा 31 जनवरी को आर्टिकल खत्म होने थे, 28 जनवरी को रिजल्ट आ गया था, इसमें पास हो गए थे। तो मेरे ख्याल से विद इन आर्टिकल्स पास करना बड़ा आसान होता है, बंदे में जज्बा होना चाहिए। और सी इंटर भी 2 साल में हो जाता है, बंदे में जज्बा होना चाहिए और बंदा होना चाहिए। ओके, पढ़ें जी आगे। बोले जनरल एंट्रीज करना शुरू करें। एसेट लेसर की पहली एंट्री बताएं। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। एसेट डेबिट, बोले यार। कभी भी ऐसे हो ना एकदम सवाल आ जाए लेसर का और आपको सब भूला पड़ा हो, तो आप
इस तरह ना उंगली से आपने मेरे से दूर इशारा करना है, घर बैठ के नहीं, इधर से आपने ना दूर से इशारा करना है। सर 1 मिनट, मे आई गो टू पेज नंबर, क्या आप हद होगी, मैं कह रहा हूं क्लासें इधर ले जाएं आप, तो आपने कहना है सर मे आई गो टू पेज नंबर 65 और यहां आके ना आपने ऐसे ही जरा नजर मार लेनी है एंट्रीज पे। यार सारे एंट्रीज पूछ रहे हैं मुझे, तो फाइनेंस लीज इस वक्त चढ़ी नहीं हुई, शॉर्ट टर्म लीज लेवल ऐसे चढ़ा हुआ दिमाग पे। तो पेज नंबर 65 क्या जी, लेसर की क्या एंट्रीज हैं? एसेट डेबिट, लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, और कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो ये लेसर की एंट्रीज हैं। तो कभी भी अभी थोड़ी देर पहले मैं ना असल में ऑपरेटिंग लीज की सुबह एंट्रीज की थी, उस वक्त भी कुछ की शक्लें ना बनी हुई थी, हालांकि ऑपरेटिंग लीज की ये एंट्री है, एसेट खरीदा, आया, कमाया और डेप्रिशिएट हुआ। तो ये ज्यूल्स हैं जो पेज नंबर 64 और 65 पे साथ वाले की किताब में अवेलेबल हैं, जिसको यूज करने आ गए उसके मजे। अच्छा बताएं जी, लेसर की एंट्रीज क्या होती हैं? 1 जनवरी 2005, बोलें जी। आज आप जो मैं ब्रैकेटें लगाऊंगा ना, ब्रैकेटें, वो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, यानी F2 पास करा सकती है, मतलब ये है। तो मैं जो ये ब्रैकेटें लगाऊंगा ना, ब्रैकेटें आपने देखनी है। एसेट किस पे बुक होगा जी? फेयर वैल्यू पे बाजार से खरीदेंगे, कितने का? सवाल से देखें ना, एसेट बाजार से कितने का खरीदा है? 50,000 का। एसेट डेबिट कितना जी? 50,000। अच्छा इसके बाद बोले लीज पे देने ना, तो 1 जनवरी 5 को एसेट लीज पे देना है, लीज रिसीवेबल डेबिट और एसेट क्रेडिट। वो एंट्री जरा मैं बाद में करता हूं। मुझे बताएं, आपने 1 जनवरी 5 को लॉयर को कितने पैसे दिए? 3,000। बिल फर्ज अगर इसकी मैं गलत एंट्री करूं, बिल फर्ज मैं इसकी गलत एंट्री करूं, आईडीसी की, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, आपने लॉयर को पैसे दिए कितने जी? 3,000। फिलहाल आईडीसी की मुझे गलत एंट्री करने दें। अच्छा अब एसेट आपने किसको दे दिया लीज पे? लेसी को। तो एंट्री बताएं लीज पे देने की, एंट्री नोट नहीं करनी है अभी, मैं चेंज करवानी है। लीज रिसीवेबल डेबिट, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, एक्सेलेंट, एनआई से शुरू होगा, और क्रेडिट एसेट, पढ़ाई फेयर वैल्यू पे हुआ तो क्रेडिट से होगा। आप बताएं एनआई कितना है? 53, एनआई 53, और एसेट इसे कहते थे टीचर एंट्री आउट हो गई है। मैच में जैसे आउट होते हैं ना, एंट्री आउट हो गई है। कितने से आउट हो गई है? 3,000 से या आईडीसी से? एक ही बात है। अच्छा तो एंट्री कितने से आउट हो गई है? 3,000 और आईडीसी से एंट्री आउट हो गई है। और मैंने कहा था जब एंट्री आउट होगी तो देखेंगे हम उसको कैसे इन करना है। एंट्री आउट हो गई है, इसको हम थोड़ी देर के अंदर इन करते हैं। लीज रिसीवेबल हमेशा बुक करना है एनआई पे, क्योंकि रिसीवेबल ये सारा है, ये सारे पैसे इसके रिसीवेबल हैं। 53,000 इसका रिसीवेबल है, लेकिन एसेट कितने वाला है? 50,000 वाला। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने खाया बर्गर, आपने एंट्री की एक्सपेंस डेबिट 50 रुपए, शामी बर्गर खरीदा आपने, कैश क्रेडिट 50 रुपए, 80 का हो गया। अच्छा जी, तो आपने क्या एंट्री, कैचअप काम डलवाया करना, एंट्री क्या किया आपने? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अम्मी से आपने फोन पे बात की, अम्मी मैंने बर्गर खाया, अम्मी मैंने बर्गर खाया। अम्मी ने कहा बेटा एंट्री तो कर ली है? हाँ अम्मी एंट्री कर ली है। क्या बेटा? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। बेटा बर्गर डेबिट क्यों नहीं किया? क्योंकि अम्मी वो तो नजर नहीं आ रहा। तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, जो मर्जी नाम इस पर रख दें, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अम्मी ने फोन बंद करने से पहले कहा बेटा मेरे से पैसे रिसीव कर लेना, मेरे से पैसे ले लेना, मेरे से पैसे रिसीव कर लेना। रिसीवेबल फ्रॉम स्वीट मॉम डेबिट, रिसीवेबल फ्रॉम मॉम डेबिट, और खुशी क्रेडिट या एक्सपेंस क्रेडिट एक ही बात है। खुशी क्रेडिट करते हैं, बच्चे तो आपकी खिलेंगी, दोस्त कहेंगे क्या हुआ छठ यार इतनी खुशी हो रही है कसमें, कल दोबारा खाएंगे। अच्छा लेकिन दोबारा फोन ना कर दीजिएगा। अच्छा तो रिसीवेबल डेबिट, खर्चा कम करूं या खुशी बढ़ाऊं? ऐसे हाथ करें, एक ही बात है, एक ही बात है।
खर्चा कम करूं या खुशी बढ़ाऊं? एक ही बात है। खर्चा क्या कर दिया हमने? कम कर दिया। खर्चा कम कर दिया। मोहतरम, इसे कहते हैं खर्चे का बर्डन दूसरों पे डालना। खर्चे का बर्डन दूसरों पे डालना। इसकी मिसाल एक और होती थी, शायद इंट्रो की क्लास में आपको याद हो। कैश गया नहीं, कैश चोर ले गए। चोरी एक्सपेंस डेबिट, रिसीवेबल फ्रॉम चोर तो नहीं करते ना। रिसीवेबल फ्रॉम चोर कहां से होता है, पता ही नहीं कौन है। तो चोर जब कैश लेके जाता है क्या करते हैं? ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। चोर जब पैसे लेके जाता है क्या एंट्री करता है बिजनेसमैन? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, या सिक्योरिटी कैमरा क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसे उसको मिलने की उम्मीद लग जाती है तो क्या एंट्री करता है? रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस। जो एक्सपेंसेस दूसरों पे डाल दिए जाएं, उन एक्सपेंसेस को अगर रिकॉर्ड ही ना किया जाए तो कैसा लगेगा आपको? बोले अच्छा लगेगा, मान जाए। जो एक्सपेंसेस दूसरों पे डाल दिए जाएं, वो एक्सपेंसेस अगर डेबिट ना भी किए जाएं तो क्या हर्ज है? फर्ज करें बर्गर खाते खाते ये वाली जर्नल एंट्री करने से पहले आपने मॉम को फोन कर दिया, मॉम आई एम खाइंग बर्गर, बेटा मेरे से पैसे ले लेना। अब आप खर्चा बुक नहीं करेंगे, अब आप हाई लेवल की एंट्री करेंगे, रिसीवेबल फ्रॉम अम्मी डेबिट एंड कैश पेड टू बर्गर वाला क्रेडिट। तो आप खर्चा बुक करके रिवर्स करेंगे या बुक ही नहीं करेंगे? तो मोहतरम, ये जो खर्चा मैंने बुक किया है ना, इसको मैंने क्रेडिट करना है। क्रेडिट किया जैसे, इसको मैंने क्रेडिट करना है और इसको मैंने लोगों से लेना है, लोगों से लेना है। रिसीवेबल, रिसीवेबल ये वाला खर्चा मैंने लोगों से लेना है। लेसर कहते हैं मैं पागल नहीं हूं, लॉयर को पैसे देके जो है वो खुद अपने आप को जो है वो मुश्किल में डलवाऊं, मेरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ तेरे से एसेट के पैसे रिकवर करूंगा बल्कि तेरी जान ले लूंगा, मेरे लॉयर को जो मैंने पैसे दिए वो भी तेरे से रिकवर करूंगा। तो खर्चा क्रेडिट, खर्चा क्रेडिट। अब दो एंट्रीज बताएं। अगर लेसर कहता है कि ये मेरा खर्चा है तो लेसर एंट्री करेगा एक्सपेंस डेबिट अमाउंट पेड टू लॉयर कैश क्रेडिट। थोड़ी देर बाद लेसर को आप कहेंगे लेसर ना कर यार, ना कर, लेसी से ये पैसे ले ले। अब वो लेसर पता है क्या करता है? रेंटल वगैरह बढ़ा देता है और डाउन पेमेंट वगैरह बढ़ू के ना किस तरह ऐसे सेटिंग करता है कि ये पैसे उससे आ जाए। तो ये तो लेसर के हाथ में है ना, कितनी डाउन पेमेंट लेनी है, कितना रेंटल लेने हैं। तो लेसर निगोशिएट करके उसको बातों बूतों में ना इतने पैसे उससे ले लेता है, अकलमंद बंदा होता है, इतने पैसे ले लेता है कि इसका ये वाला नुकसान भी रिकवर हो जाए। तो फिर असूली तौर पर लेसर क्या करेंगे? पहले खर्चा बुक करेंगे, बाद में लेसर कहेंगे नहीं 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 यार खर्चा बुक करने की जरूरत ही नहीं, खर्चा खत्म कर दो क्योंकि ये पैसे क्या हैं। अब ये एंट्री देखें जरा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अगली एंट्री देखें, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट। तो बोले आईडीसी का खर्चा, लेसर की क्या कोशिश होती है किस पे बर्डन डाल दें? लेसी पे। इसलिए ये सारी एंट्री मैं मिटाने लगा हूं। इसकी जगह अगर खाली एक एंट्री हो जाए रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट तो भी तो गुजारा चल सकता है। उसका तरीका ये हुआ करेगा, हम खर्चा बुक ही नहीं किया करेंगे, खर्चा डेबिट खर्चा क्रेडिट, खर्चा बुक ही नहीं किया करेंगे। अब बताएं दोनों एंट्रीज आउट हुई पड़ी हैं, क्या करें? अब वो पकड़ें उसकी तरह, चलो इसको कहीं से नहीं चले, कंट्रोल सी नहीं, वो फिर उधर ही रह जाएगा। 3000 बुलवाया ना कल कैश, कितना? 3000 रुपया। तो भाईजान देयर विल बी नो सेपरेट जनरल एंट्री फॉर आईडीसी। इस एंट्री के साथ ही एंट्री मर्ज हो जाया करेगी और ये जवाब हमेशा बराबर आया करेगा, जवाब हमेशा बराबर आया करेगा। नहीं, ये कंपल्सरी है, जो चॉइस होगी वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब थोड़ी सी ना आपने यहां उर्दू में एक बात लिखनी है, यहां पे उर्दू में एक बात लिखनी है। लेसर आईडीसी को खर्चे में नहीं डालता बल्कि इसका रिसीवेबल बुक कर लेता है। ये देख लें, रिसीवेबल नजर आ रहा है आपको? लेसर आईडीसी को खर्चे में नहीं डालता, उसी सफे पे किताब में जगह है काफी, चलें जहां भी कर रहे हैं आप। लेसर आईडीसी को खर्चे में नहीं डालता बल्कि रिसीवेबल बुक कर लेता है। अच्छा यार, ये देखें कितना पागल लेसर है। 50,000 का बाजार से एसेट खरीदा, 3,000 लॉयर को दिए और 53,000 का रिसीवेबल बुक कर रहा है। तो फिर लेसर कमा क्या रहा है? 50,000 इसने एसेट खरीदा बाजार से, 3,000 लॉयर को दिया और रिसीवेबल 53 है। और भाईजान रिसीवेबल 53 है, ये तो एनआई है ना, असल तो उसने जीए हिस्सा लेनी है। आहिस्ता आहिस्ता रेंटल में तो जीए लेगा, तो लेगा तो 57, लेकिन फिलहाल कितना रिसीवेबल बुक करेगा?
बाकी जैसे जैसे इंटरेस्ट आता रहेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट की इनकम बुक करता रहेगा। तो ये पागल नहीं है कि 53,000 की चीज डाल के 53,000 ही ले, ये लेगा एक्चुअली कितने उससे 57। बहरहाल यार सारी बातें बुते छोड़ें, ये जर्नल एंट्री किताब में देख लें। पेज नंबर 65, ये हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था। अब बात जो है ना लंबी होती है, लॉजिक के साथ होती है, कुछ जगहों पे लॉजिक जरूरी होती है, कुछ पे नहीं होती। यहां लॉजिक जरूरी नहीं थी, इसलिए जो मैंने बातें की उसको छोड़ दें। एसेट बाजार से खरीदें आप फेयर वैल्यू पे, एसेट बाजार से खरीदें फेयर वैल्यू पे, एसेट क्रेडिट फेयर वैल्यू से करें, लॉयर की फीस कैश क्रेडिट करें, और रिसीवेबल डेबिट किस पे करें, एनआई पे। ये तीन चीजें ब्रैकेट में लिखी होनी चाहिए आप। तो ये जी लेसर की एंट्रीज भी आज मुकम्मल हो गई। आगे तो यार वो उसी तरह है। अगली एंट्री कौन सी है, ये वाली, लेकिन एक डाउन पेमेंट भी है ना। तो 1 जनवरी 5 डाउन पेमेंट, कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल कितना 10,000। और अगली एंट्री बोले 31/12/5, 31/12/5 बोले जी। कैश डेबिट, और इंटरेस्ट। ये एंट्री क्यों नहीं पूरी हो सकती, अभी तक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हमने नहीं बनाया। तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल छोटा सा बना लें, टाइम जाया करते हैं। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। ये कम जनवरी 5 बोले जी। 50 एनआई से शुरू करना है, एनआई से। ये कम जनवरी 5 43,000, 31/12/5 13-299-28। पहले आपने तैयार होकर आना है। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का एक जबरदस्त किस्म का सवाल करना है। एक हमने कल कर लिया था, एक आप आने वाले कल में करेंगे। तो प्लीज रिसीवेबल, ये बस पहले साल की जनरेटर्स मांगी थी। अच्छा, जल्दी जल्दी बताएं क्या क्या रह गया, क्या करना है। जल्दी बताएं क्या रह गया, क्या करना है। हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करके बताना है। हाँ नहीं, P&L नहीं, क्या रह गया जल्दी बताएं। मैच्योरिटी एनालिसिस नहीं। और भाई अगर आपने नोट्स पकड़े हैं तो उस पर तो मैंने टेंटेटिव प्लान लिखा होता है, वो टेंटेटिव प्लान लिखा होता है, वो फाइनल नहीं होता, वो छोड़ें। वो तो पता नहीं क्लास किस रुख पे चलती है। हाँ बोलें यार, अब मैं क्या कहूं। अब क्योंकि मुझे क्या होता है, आप क्या सोच रहे हैं, अब हम कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं। अब हमारी सोचें अपनी हैं। अब मुझे सोच रहे थे वो लिखा कहाँ हुआ था मेरे। जब मैंने आपको बताना है ना तो आपने कहना है ओ ये क्वेश्चन मार्क फिल करना रह गया। ये क्वेश्चन मार्क मैं कहने लगा था, आप अभी बताएंगे। बता दें जी, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखूं मैं। दूसरी वाली एंट्री लिखवा देना, दूसरी वाली। लीज रिसीवेबल डेबिट कितने से, एनआई से, कैश क्रेडिट और एसेट क्रेडिट किससे, ये अब क्या हो गया, सिंपल लेसर में फाइनेंस लीज की आईडीसी की एंट्री। क्वेश्चन नंबर
पेज नंबर 532। अच्छा, पूरी पिक्चर लेनी है? पिक्चर ले लें आप। तो ये थी जी IDC। यार मेरे प्लान में तो काफी सारी चीजें थी, लेकिन चलें कोई नहीं। ये हमारी होगी डिस्कशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, ऑपरेटिंग लीज, सेल्फ मेड क्वेश्चन 1 एज बिलो, डिस्क्लोजर ऑफ लेसी, डिस्क्लोजर ऑफ लेसर, ऑल टाइप्स की आईडीसी होगी, और पेज 39 पे आईडीसी की डेफिनेशन भी पढ़ ली। अच्छा, क्वेश्चन 19 भी हो गया पेज 532 पे। ओके, क्वेश्चन 2 इसको काट देते हैं फिर। क्वेश्चन 2 की मुझे सिर्फ पीवी निकाल दें यार, आसान सा सवाल है। ऐसे मैं वो थोड़ा सा ना बच्चों को रिवीजन के लिए डाला है, अगर कोई बच्चा इधर बैठा है तो पीवीसी भी निकाल दें। पीवी निकाल दो ना भाई मेरे चांद, मेरे डियर। क्लास हैंड्स भी लगा के लेक्चर लेना घर में, मेरे चांद जल्दी करो, पीवीसी भी निकाल दो। चांद निकलना ना चलो चलो जल्दी। यार ये जो है ना वर्स्ट सवाल होता है, क्यू लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट। ये वो ऐसी अंग्रेजी कोई गलती से उठा ली हुई है, एज लेसी लिखें। सवाल पूरा जरा कंप्रीहेंसिव होना चाहिए। क्यू लिमिटेड एंटर्ड इनटू लीज एग्रीमेंट एज लेसी। सवाल को सही करें, मैं अपलोड करते हुए सही अपलोड कर दूंगा। एज लेसी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। निकला जी? फेयर वैल्यू कितनी है लीज एसेट की? 50,000। लीज टर्म 3 years। रेंटल 6 monthly इन एरियर्स 6,000 के। लीज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट इज 8 years। 5 टेस्ट लगाएं। एक्सेलेंट, लेसी का सवाल है, 5 टेस्ट नहीं लगाने। लेसी का सवाल है, 5 टेस्ट नहीं लगाने। और कुछ समझ आ रही है बातें? यस, कॉन्फिडेंस बन रहा है। अगली बात, क्या ये शॉर्ट टर्म लीज है? 3 साल की है। एसेट के साथ लो वैल्यू कहीं लिखा नहीं हुआ, तो फिर ये लो वैल्यू नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से लीज को ट्रीट करेंगे। कितने लोग कह रहे थे ओ गाय ये भी सोचना होता था, मैंने तो ऐसे सोचा नहीं, मैं तो सीधा कैलकुलेटर पकड़ के लगा हुआ था। इंसेप्शन डेट ऑन जकम जनवरी 2015, कमेंसमेंट डेट भी फिर यही होगी। लेसी फाइनेंशियल ईयर एंड इज, शुभ रेट इज। और भाईजान लेसी ने कौन सा रेट यूज करना है? ओ सर ये भी सोचना होता है। हाँ ये मेरा लेवल सर बढ़ता जा रहा है। लेसी ने कौन सा रेट यूज करना होता है? इम्प्लिसिट रेट। ना पता हो तो आप सवाल में दिए इम्प्लिसिट रेट हुआ तो उसको पता होगा, तो लेसी इम्प्लिसिट रेट यूज करे। 10% 5% इंटू 6/12 या डिवाइड बाय 2, तो 5% रेट यूज करेगा जी। 6,000 की कितनी किस्तें पे होंगी? 6 किस्तें पे होंगी। 3 साल, 1 साल में 2 दफा और 3 साल में 6 दफा। तो 6,000 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.30454। अच्छा जी, अब ये इंटरेस्ट कितने परसेंट पे लगाया होगा? 5% के ऊपर लगाया होगा। जरा किस्तें बता दें कब कब पे होनी है? 30/15, 31/12, 15। दूसरे साल 30/16, 31/12, 16, 30/17, 31/12, 17। एंट्रीज बताएं। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी। खैर जो यार जो कैश बोल रहे थे, 21 तोपों की सलामी। चलें छोड़ने पड़े। अच्छा 30/15 को एंट्री बोलें तो यार ये सिर्फ रिवीजन हो रही है, आप लोग तो लेसी भूलना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद लेसी का मैं बीच में इसलिए सवाल लेता हूँ, लेसी भूलना पड़ा हो। आज तो सुबह सुबह ऑपरेटिंग लीज भी की है, सुबह सुबह आते ही, और अभी जो है वो फाइनेंस लीज भी की है, और अभी लेसी भी कर लिया। आपको पता नहीं कि आपका लेवल क्या होता है जब आप क्लास से जा रहे होते हैं। कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट एक्सपेंस। कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी, डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और यहां पे रुक के एंट्री होगी डेप्रिसिएशन, डेबिट, अकाउंट डिडक्शन। लेसी डेप्रिशिएट कैसे करता है? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो शॉर्टर ऑफ लीज टर्म एंड। सो व्हाट इज अ शॉर्टर गाइस?
3, तो कितने सालों में डेप्रिशिएट करेगा? 3 सालों पर करेगा। क्लियर? चलें छोड़ें। अच्छा मुझे बताएं, वो मैंने आपको ऊपर बुलाना था आज। मैंने आपको ऊपर बुलाना था तो आप नीचे बैठे हुए हैं, तो जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो इस सवाल का सिर्फ रेंटल निकाल दें। तो भाई जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनको 1 मिनट दे दो, सवाल पढ़ लेने दो यार, तुम्हारी मेहरबानी। कैलकुलेटर पकड़ें। रेंटल नहीं दिया हुआ ना, रेंटल निकालना पड़ेगा। अबू बकर ये कितना टाइम लेगा उन्होंने में? क्या? ये हो जाएगा ना ऑन इंशाल्लाह। अभी कैमरा इधर करो। क्या पसंद करेंगे होमवर्क में? खामोश। सवाल कल वाला किया था होमवर्क में, छोटे छोटे सवाल करते नहीं वरना आपको मसला होगा। क्वेश्चन 36 कर लें, पेज 77 और बैठे रहें। क्वेश्चन 36 कर लें किस पे? पेज 77। अच्छा, अब अगर मैं नजर नहीं भी आ रहा तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, वो आवाज ही कॉफी है, चाय नहीं है, वो आवाज ही कॉफी है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि 1 साल में, बस रिलैक्स हो जाएगा, टेक लगाओ दीवार के साथ, बाल नहीं लगाने बस दीवार को, ऑयल लग जाएगा। अच्छा मुझे बताओ साल में अहमद, साल में कितनी दफा 2 महीने आते हैं? खीर कर दिया आप लोगों ने, मैं जा रहा हूं। साल में कितनी दफा 2 महीने आते हैं? 6 दफा। 2 साल में कितनी दफा? 12 दफा। और 3 साल में कितनी दफा? 18 दफा। तो 3 साल में 18 दफा क्या आते हैं? साल में 2 महीने कितने दफा आते हैं? 6 दफा। 2 साल में 12 दफा, 3 साल में 18 दफा। तो एक सवाल आया था, कुछ लोगों ने जाके एक रूम में बैठ के दिया था, उसमें 3 साल का रेंट था 7,20,000। 3 साल का रेंट था 7,20,000। कुछ बच्चों ने इस 7,20,000 को डिवाइड किया 18 से, मंथ नहीं है ये, मंथ नहीं है, उसने इनको डिवाइड किया 18 से, तो उनका निकल आया 2 महीने का रेंट। उनका निकल आया 2 महीने का रेंट। कितना? 40,000, क्योंकि रेंट 2 महीने बाद पे हो रहा था। और जिन लोगों ने इस तरह सोचा कि साल में है 12 महीने, अगले साल भी 12 महीने, अगले साल भी 12 महीने, तो टोटल महीने 36, तो उन्होंने फिर 36 महीनों से डिवाइड किया, तो फिर 1 महीने का किराया निकल आया। फिर 1 महीने का किराया निकल आया। गालिबन सोल्यूशन में भी मैंने इस तरह किया हुआ है, लेकिन इस तरह मजा नहीं आया, मजा पहले वाली बात में था। तो सोल्यूशन में इस तरह किया हुआ है। तो किराया कितने अरसे का निकल आया? 1 महीने का। तो किराया हर महीने पे हो रहा था या 2 महीने का पे हो रहा था? 2 महीने का। तो 20,000 महीने का किराया है, तो 2 महीने का किराया 40,000। अब 2 महीने बाद किराया पे हो रहा था। अब मुझे आप बता दें कि जिस वक्त मैंने डिस्काउंटिंग करनी थी, तो डिस्काउंटिंग करते हुए प्रेजेंट वैल्यू जब निकालनी थी, तो मुझे बता दें साल में कितनी दफा 2 महीने आएंगे? 6 दफा। तो 3 साल में तो 2 माही कितनी किस्तें उतारेंगे? 18। कोई एडवांस में नहीं थी, सारी की सारी एरियर में। अगर किस्त 2 माही तो रेट भी 2 माही। अगर किस्त 2 माही तो रेट भी माही, मछली नहीं होती, किस्त भी 2 माही तो रेट भी 2 माही। तो
किस्त 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 2 माही, तो रेट भी 12% था रेट, 1.0 रेज टू पावर माइनस 18 किस्तें डिवाइडेड बाय 0.02। जी 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 जी, ठहरो ठहरो ठहरो, 12% के साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ था मेरे भाई। 12% के साथ पर एनम ना भी लिखा हो, जब भी सवाल साइलेंट होगा रेट को हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, पर एनम। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं, रेट को फिर आप पूरा एज्यूम करो, कोई नहीं, फिर उसी बात के नंबर कटेंगे बस। उसकी